नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष। कोचिंग वाले की ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वन रिपोर्ट। 14 जनवरी 2022 को ये रिलीज़ हुई है। ये वन रिपोर्ट है 2021 की। हम देखेंगे कि कौन इसको जारी करता है, कितने टाइम ड्यूरेशन में ये जारी होती है, इसका यूज़ क्या है। हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे इंडिया की और स्पेसिफिकली राजस्थान के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, RSMSSB ने और RPSC ने अपने कैलेंडर जारी कर दिए हैं 2022 में होने वाले सारे अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो उन सारे एग्जामिनेशन में वन रिपोर्ट का करंट समसामयिक के जो मुद्दे होते हैं उसके अलावा भी ज्योग्राफी में भी उसका एक पोर्शन रहता है, उसके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखें तो हर एक पेपर में चाहे ज्योग्राफी के पोर्शन से या फिर समसामयिकी के पोर्शन से भी वन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भी एक्सपेक्ट छोड़ा ना जाए राजस्थान स्पेसिफिक वन रिपोर्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। वन रिपोर्ट 2021 है ये, है ना। वन रिपोर्ट 2021, इससे पहले कब आई थी वन रिपोर्ट 2019, क्योंकि हर 2 साल में आती है। ठीक है, कौन जारी करता है ये? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये देश आज़ाद होते ही हमने इसको स्थापित कर दिया था 1947 में। ठीक है, ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है जो जारी करता है मंत्रालय। ठीक है, ये है क्या भाई? ये भारत के वन और वृक्ष आवरण, वन तथा वृक्ष आवरण का आकलन है। वन और वृक्ष आवरण में फर्क है, ये हम तीसरी या चौथी स्लाइड में जब डेफिनेशंस देखेंगे, इससे रिलेटेड जो टर्म्स है। कई बार हम लोग वन रिपोर्ट पढ़ते हैं लेकिन इसमें जो टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स, वो उनको इतना सा समझ नहीं पाते, तो रटने की कोशिश करते हैं। इस क्लास के बाद में आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हम जो सारी टर्म्स आती है उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग फैक्ट्स देखेंगे, ताकि हमने काफ़ी जो मेन चीज़ें वो समझी हुई है, सिर्फ फैक्ट्स हमको याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है, मैंने आपको मंत्रालय बताया था, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसका विभाग है ये भारतीय वन सर्वेक्षण। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसने सबसे पहली जो रिपोर्ट जारी की थी वो जारी की थी 1987 में। पहला इसने सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था कि हमारे भारत में वनों की ये स्थिति है। ठीक है, 2021 में भारतीय वन रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। ठीक है, ये सारे जो मैं आप पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कौन सी रिपोर्ट है, इस बार कौन सा इसका प्रकाशन हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं आप अगर प्रीवियस पेपर देखें तो। ठीक है, इस पूरे स्लाइड में 2 से 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट थे जो हमने देख लिए। अब देखिए, हम सबसे पहले जो रिपोर्ट जारी करते हैं, ये जो रिपोर्ट जारी करता है ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस जारी करने का पर्पस क्या है? हम ऐसा क्यों करते हैं? इतना मेहनत करके, इतने विभागों के, इतने लोगों को ये काम देके कि आप लोग रिसर्च कीजिए और अपने सारे यूटिलाइजेशन कीजिए अपने टाइम का और रिसोर्सेज का, और हमको रिपोर्ट दीजिए कि कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कितना जो वन क्षेत्र है, कितना बड़ा है या कमी हुई है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग ताकि सरकार जो भी नीतियाँ बनाए वन से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या अपना बजट जो जारी करे या सर्वे जारी करे, उसमें जो भी फैक्ट चाहिए नीतियों को बनाने के लिए, वो इस रिपोर्ट के माध्यम से उसको मिलेगा। दैट्स वाई हम लोग जो है ISFR का यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए, अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं इस रिपोर्ट को बाहर लाने के लिए। ठीक है, हाँ देखिए, वन प्रबंधन के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कहीं अगर कम हो रहा है तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कम हो रहा है, क्या रीज़न है भाई, है ना। तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि, है ना, कम ना हो, जो रीजन से उनको हटाया जाए, या अगर वहाँ कम करना ज़रूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण की वजह से, तो फिर हम लोग दूसरी जगह पे उसी रेशियो में जो वन है उसको हम लोग लगाएंगे। इस तरह से वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन के निर्माण के लिए किया जाता है। वानिकी फॉरेस्ट्री और कृषि वानिकी, आप एग्रीकल्चर के साथ में
सॉरी, आप फॉरेस्ट के साथ में एग्रीकल्चर कर सकते हैं कि आपका फॉरेस्ट भी सेफ रहे, उसके साथ में भी आप कृषि कर ले। जैसे कि अपने राजस्थान में या जो उत्तर भारत के सारे स्टेट्स हैं उसमें ज़्यादातर स्टेट्स में हम लोग अलग से, हमारे खेत होते हैं वहाँ पे हम लोग कृषि करते हैं और जंगल अलग रहते हैं। लेकिन कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या फिर जो हिली एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर ही आप कृषि कर सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर ही आपका जो यूज़फुल पेड़ है वो आप लगा सकते हैं और वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, वो एक तरह का वानिकी और कृषि है। इससे रिलेटेड भी सारी जो नीतियाँ हैं वो इस रिपोर्ट के माध्यम से ही हम लोग परिवर्तित करते हैं, बनाते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए 3 जो डेफिनेशन है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 3 जो चीज़ें हैं ये आगे जो फैक्ट्स आएंगे उसके आगे लिखा हुआ आएगा, जैसे VDF है, ठीक है, OF है ना, इस तरह के लिखा आएगा तो आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा क्या है। तो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया जाता है। ये जो वन रिपोर्ट है उसमें 3 हमने कैटेगरी में बांटा हुआ है वन को, और वो 3 कैटेगरी ये है: अत्यधिक सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा कि चंदुआ घनत्व क्या है, आप एक बार देख लीजिए। जिसमें 70% से अधिक चंदुआ घनत्व हो, अत्यधिक सघन वन होंगे वो। मध्यम सघन वन क्या होंगे, जिसमें 40 से 60% चंदुआ घनत्व होगा। और खुले वन क्या होंगे, जिसमें 10 से 40% होगा। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, आगे और डिस्कस कर लेंगे। वन मतलब फॉरेस्ट, वनावरण मतलब जो फॉरेस्ट कवर है वो है, हम उस वन क्षेत्र को फॉरेस्ट कवर बोलेंगे जहाँ पे कि वनों का क्षेत्रफल 10% से ज़्यादा हो। जैसे हाईवेज़ हैं, हाईवेज़ के अपने आसपास में अपने पेड़ लगाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो हम वनावरण में काउंट नहीं करेंगे। या हमने जो कृषि कर रखी है, हमारे जो खेत हैं उसके अंदर हमने पेड़ लगाए हुए हैं, तो उसको भी हम वन क्षेत्र में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम वृक्षावरण में ज़रूर काउंट करेंगे। तो ये वृक्ष और वन में फ़र्क है, जो आगे हम लोग डिटेल से इसको डिस्कस कर लेंगे, जो फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है खुले वन, 10 से 40% चंदुआ घनत्व, कैनोपी डेंसिटी। ठीक है, कैनोपी डेंसिटी क्या होता है कि जैसे आप अज्यूम कीजिए कि सूरज की रोशनी ज़मीन पे पहुंच रही है, बीच में एक पेड़ की छाया है, तो उस पेड़ की छाया ने कितने एरिया को कवर कर रखा है जिसपे कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है। ठीक है ना, अगर वो ज़्यादा डेंस होगा तो सूरज की रोशनी कम से कम ज़मीन तक पहुंचेगी, और अगर वो खुला खुला होगा, चंदुआ होगा, तो आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी है ना, वो पेड़ नहीं रोक पाएगा, तो वो ज़मीन तक पहुंचेगी। ये हमने कैलकुलेशन का एक तरीका बना रखा है। ठीक है ना, इससे पता तो चल रहा है ना कि कितना सघन वन है वहाँ पे। ठीक है, तो वो है चंदुआ घनत्व। अगर 10% से ज़्यादा, मतलब सिर्फ जो एरिया है, आप अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लें, उसमें से 10% से ज़्यादा वहाँ पे अगर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है तो वो वन है। ठीक है ना, 10% से अगर कम है तो वो वृक्ष है, 10% से ज़्यादा वनावरण हो गया, 10% से कम वृक्षावरण हो गया। तो यहाँ पे 3 हमने जो बांटे हुए हैं वो वनावरण के टाइप है। तीन जो है वो वनावरण के टाइप है, वो है अत्यधिक सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। खुले वन में 10 से 4% चंदुआ घनत्व होगा या कैनोपी डेंसिटी होगी। इसमें 40 से 70 या इसमें 70 मतलब अत्यधिक, जिसमें सिर्फ 30% सूरज की रोशनी आ रही है, 70% उसमें छाया है, इतना वहाँ पे डेंसिटी है पेड़ पौधों की। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट तो करते हैं इस रिपोर्ट में। स्क्रब्स क्या है, झाड़ियाँ। आप अगर जाते हैं बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर से आगे उस साइड में कहीं पे भी, तो आपको मिलेगा। ईस्टर्न राजस्थान में नहीं है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में आपको ज़्यादातर जगहों पे झाड़ियाँ ही देखने को मिलेगी। झाड़ियाँ क्या होती है, स्क्रब्स होते हैं, इनकी हाइट छोटी होती है। ये इन्होंने अपने आप को ऐसे डेवलप किया होता है कि इनमें से जो पानी, जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, पत्तियों का रूपांतरण है कई झाड़ियों में, पत्तियाँ जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है, इन्होंने अपने आप को ऐसा रूपांतरित किया हुआ है। तो वो है स्क्रब्स, झाड़ियाँ। इसको भी हम इस रिपोर्ट में काउंट करते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में नहीं बांटते हैं। इस कैटेगरी में बांटते तो हम 1 2 3 4 पढ़ते हैं, लेकिन इसको इस कैटेगरी में नहीं बांटते हैं। लेकिन बताते जरूर हैं कि भाई इतने स्क्रब्स हैं। आप समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अपने कितने भागों में इसको बांटते हैं, जो ये रिपोर्ट आ रही है उसमें 3 भागों में बांटते हैं। खुले में जो क्या
अत्यधिक सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। और स्क्रब्स को अलग से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसमें क्या स्पेशल बात है, मैंने आपको बताया था कैनोपी डेंसिटी 10% से कम का भी सर्वेक्षण किया गया है, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। ठीक है, मैंने आपको कैनोपी डेंसिटी अच्छे से बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर 10% से कम हो तो वो वृक्षावरण भी हो सकता है और वो स्क्रब्स भी हो सकते हैं, झाड़ियाँ भी हो सकती है। वनावरण हमेशा 10% से ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो भी रिपोर्ट आई है उसमें एक ये इमेज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेगी। इसको हम थ्योरेटिकली भी पढ़ सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि इस मैप के माध्यम से हमको जो राजस्थान स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इससे कवर हो जाते हैं मैक्सिमम। हमको क्या पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वन किस में है, सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि किस में हुई है भारत के रेस्पेक्ट में, तो यही पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है या कमी हुई है। अब आप देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के, सबसे अच्छा जो लेवल का एग्जाम होता है हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज का, वो आरएस है। और आरएस में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे मैंने जिसमें कि सीरीज हमको या लिस्ट हमको दी हुई है कि कौन से स्टेट में ऐसा क्वेश्चन कि भाई 2021 में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि हुई है और उसको क्रम वाइज आप जमाओ। ठीक है ना, कि पहले कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं देखे हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ देखेंगे सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई है, अभी सबसे ज़्यादा है किस में वन और सबसे कम किस में है, प्रतिशत के हिसाब से और एरिया के हिसाब से दोनों। ठीक है, ये 4 से 5 फैक्ट भारत के लिए हम लोग स्पेसिफिकली याद करेंगे। डिटेल में हम राजस्थान को ही पढ़ेंगे। तो आप देखिए, गेन 2019 से लेके गेन एंड लॉसेस इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019 से लेके 2021 में गेन कितना किया है, कितने वनावरण में वृद्धि हुई है। देखिए, वनावरण का कैलकुलेशन है। ठीक है, वृक्षावरण का हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अभी। तो वनावरण में वृद्धि इन 3 स्टेट्स को आप मैक्सिमम याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और उड़ीसा में। ऊपर वाले 2 आपको याद रह जाएंगे, थोड़े टाइम पहले तक एक ही स्टेट हुआ करता था। और उड़ीसा में, तीनों एक ही जगह के ये है स्टेट्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना और उड़ीसा। अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना और उड़ीसा 3 ऐसे स्टेट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 2019 के बाद में वनावरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, 3 स्टेट वो पढ़ लेते हैं जिसमें कि कमी हुई है। आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, AMN, वहाँ पे भी जिसमें वनों में वृद्धि हुई है। सबसे पहला स्टेट A से स्टार्ट होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नंबर क्या है, तेलंगाना, इसमें मणिपुर और नागालैंड। एक अगर आप पैटर्न से याद करें, चीज़ों को लिंक कीजिए, ज़्यादा वक्त तक याद रहेगी आपको। अगर आपको पैटर्न देखें आप इस जिसमें कमी हुई है 2019 के बाद में, तो पैटर्न ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसमें कमी हुई है। सारे के सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न अपना हिली एरिया है, हिमालय का पूर्वोत्तर एरिया है, उसमें स्टेट के प्रतिशत के फॉर्म में, जैसे कि अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें वनों को, तो सबसे ज़्यादा वन वहीं है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ वन है वहीं कमी हो रही है। ठीक है ना, ये इसका एक पैटर्न है। अगर आप इसको याद रखना चाहें, ये 5 के 5 जो स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। अपने को क्या याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। और इससे भी अगर आप एकदम है ना याद रखना चाहते हैं कम, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा इसमें हुई है वृद्धि, और आंध्र प्रदेश में हुई सबसे ज़्यादा वृद्धि और अरुणाचल प्रदेश में हुई है सबसे ज़्यादा कमी। ठीक है, ये 2 चीज़ हमने देख ली, सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। हाँ, अब देखिए, ये जो डेफिनेशन जिसके बारे में बात कर रहा था कि हम लोग वन रिपोर्ट को पढ़ने से पहले इसके बारे में देखेंगे कि वनावरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। इसके बाद डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। यह भूमि पर आच्छादित वन वितान क्षेत्र है। वन वितान मतलब जहाँ पे वन है, जहाँ पे वन आच्छादित है। भूमि की वैधानिक स्थिति नहीं है। ये वैधानिक स्थिति क्या होती है कि एक तो हम लोग सैटेलाइट से देखते हैं कि कहाँ पे वन दिख रहे हैं और कहाँ पे वन नहीं है, जो एग्जैक्ट उस टाइम की सिचुएशन है। एक हमने वहाँ पे एक हमारे जो बजट आता है या समरी आती है, जो है ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें हमने वर्गीकृत किया हुआ है
कि ये रिजर्व क्षेत्र है, ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, यहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, सिर्फ लकड़ी काट सकते हैं। इस तरीके से हमने जो अलग अलग डिवाइडेशन किए हुए हैं, वो इससे उसको है ना फ़र्क नहीं पड़ता, ये अलग है। ये सिर्फ हम लोग सैटेलाइट से देखते हैं कि कहाँ पे वन है, उसको कैलकुलेट करके वनावरण को डिफाइन किया हुआ है कि वनावरण क्या है। इसमें वे सभी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र शामिल है जिनका वितान घनत्व कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक है। कैनोपी डेंसिटी मैंने आपको समझाया हुआ है, 10% से अधिक अगर कैनोपी डेंसिटी है तो वो क्या हो जाएगा, वनावरण। 10% से कम अगर है तो स्क्रब हो सकता है, वृक्षावरण हो सकता है। ठीक है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सरकारी अभिलेखों में दर्ज है ना। अब सरकारी अभिलेखों में जो दर्ज है वो फॉरेस्ट एरिया, ये बिल्कुल डेफिनेशन इसके नाम के अकॉर्डिंग है। सारे भौगोलिक क्षेत्र जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और जो एक्चुअल वन रिपोर्ट है उसके डेटा में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, क्योंकि जब उन्होंने रिपोर्ट किया था और अभी एक्चुअल कंडीशन वो अलग अलग हो सकती है। वृक्षावरण, ठीक है। अब आरएफए के बाहर वो 1 हेक्टेयर से कम जमीन होना चाहिए। वृक्षावरण क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम जमीन आपके है और रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर, लेकिन 10% से कम उसका कैनोपी डेंसिटी हो, 1 हेक्टेयर से कम उसकी जगह हो, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं हो उसकी जगह, तो फिर उसको हम लोग वृक्षावरण में काउंट करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। आप एक बार वापस देख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो गया हो तो। वृक्षावरण, वनावरण, एक आरएफ हमने देखा वो अलग ही है। वृक्षावरण वनावरण में ही मेन कंफ्यूजन है। आप ये देखिए 10% का ही क्राइटेरिया है, इससे नीचे वाले वृक्षावरण होंगे। 1 हेक्टेयर उसमें और जोड़ दीजिए कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वनावरण क्या होगा, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा और 10% से भी वो ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? देखिए, ये पिछली बार 2019 की जो विशेषताएं थी, सबसे पहले उसमें सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था एग्जैक्ट जो आंकलन है उसके लिए। उसी तरह से 2021 की क्या विशेषताएं हैं, कई विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें से मुझे ये इंपॉर्टेंट लगी कि ये आ सकती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। 2021 की जो स्पेशल बात है 2021 की इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की, वो है कि इसमें टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वनावरण का आकलन किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने भारत के जितने भी टाइगर जो एरिया हैं जहाँ पे टाइगर जो है बाघों को संरक्षण दिया जाता है, उस एरिया में कितना वनावरण है इसका कैलकुलेशन जो है वो पहली बार किया गया है। इस तरह के बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से वन रिपोर्ट 2021 की विशेषताओं में शामिल नहीं है, उसमें पूछा जा सकता है। अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आपको सही आंसर को कैलकुलेट करने में मदद मिलेगी। समझ रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, ये इसके निष्कर्ष हैं भाई। ठीक है, क्षेत्र में वृद्धि हो रही है कंटिन्यूसली 1540 वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा, 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त वन कवर के साथ देश में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि जारी है। जारी है का मतलब कंटिन्यूसली, ये बीच में रुकी नहीं है। ठीक है, अपनी इकोनॉमी 19 और 20 में कमी हो गई थी और बढ़ गई थी, तो वो जारी नहीं है इकोनॉमिक वृद्धि। ये स्टेटमेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं अपने सिविल जो सर्विसेज है उनके एग्जामिनेशन में कि क्या आर्थिक वृद्धि जारी है, तो आपको देखना होता है कि जारी का क्या मतलब है। जारी का मतलब है कंटिन्यूसली, बीच में रुकी नहीं है, कभी नेगेटिव नहीं हुई है। तो ये भी काफ़ी सालों से अपना जो वन और वृक्षावरण में वृद्धि है वो कंटिन्यूसली है, जारी है, वो रुकी नहीं है। तो 1540 वर्ग किलोमीटर की अतिरिक्त कवर हुआ है, बढ़ा है। कई स्टेट्स में 23 आप देखिए कि वर्ग किलोमीटर है या 2300 वर्ग किलोमीटर इतनी कमी हुई है, उसके बावजूद भी 1540 वर्ग किलोमीटर की ओवरऑल वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, हमने देखा था आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए ये फैक्ट। ठीक है, 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर की अतिरिक्त कवर के साथ देश में वृक्ष और वनावरण के जो आवरण में वृद्धि जारी है। ठीक है, अब भारत का वन क्षेत्र कितना है 713,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.40% है। 2019 में ये 21.67% था। अब देखिए ये है
वर्ग किलोमीटर है, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। क्या है? वन क्षेत्र। अब आप इसमें अगर वृक्ष क्षेत्र भी मिला लें तो ये लगभग 24.62% होगा, अगर इसमें वृक्ष क्षेत्र भी मिला लें। वन क्षेत्र प्लस वृक्षावरण कितना हो जाएगा? 24.62%। ठीक है, 2021 में कितना था ये? 21.67। 2019 में कितना था? सॉरी, 21.67%। समझ रहे हैं आप? ठीक है, वृक्षों के आवरण में 721% की वृद्धि हुई है। 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षों में कितनी वृद्धि हुई है? 721 वर्ग किलोमीटर। और वनों में कितनी वृद्धि हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वृक्षों और वन, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि क्या इसमें डिफरेंस है। मेन कंफ्यूजन रहता है ज़्यादातर लोगों को, सारी जो क्वेरी आती है इससे रिलेटेड आती है कि हमने पढ़ लिया, हमने याद कर लिया, लेकिन वापस जब उसको रिवाइज करते हैं तो वापस हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने रटा है चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया इसके जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो। ठीक है, अब ये हमने पढ़ ही लिया उस इमेज के माध्यम से। और भी आप देख लीजिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है और फिर उड़ीसा है। वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। सबसे पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाँ, अब देखिए, हमने अभी तक देखे हैं वृद्धि वाले क्षेत्र कि कहाँ पे वृद्धि हुई है 2019 से 2021 में। अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा है कहाँ पे वन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो वो काफ़ी टाइम से मध्य प्रदेश में ही है। सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन यहाँ पे जो पश्चिम है उसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं इसके कारण वहाँ पे कम है वृद्धि, कम है वन। दूसरे नंबर क्योंकि मध्य प्रदेश का आता है तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? जिसमें कि सबसे ज़्यादा कमी हुई है इस बार। ठीक है, सेकंड नंबर जहाँ पे वनावरण सबसे ज़्यादा है उसमें सबसे ज़्यादा कमी कब हुई है? 2021 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र है। अपने ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और तीसरा छत्तीसगढ़ में है। हाँ, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो हिली एरिया है पूर्वोत्तर हिमालय का, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वनों का। तो ये 5 राज्य है पूर्वोत्तर के जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? मिजोरम। उसमें कहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक है, हाँ, वन क्षेत्र जो है वो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। वनावरण अलग है, वन क्षेत्र अलग है। ठीक है, जबकि वनावरण शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। वन क्षेत्र जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, सरकारी क्षेत्रों में है। वन आवरण वहाँ पे उस जगह पे वास्तव में कितने पेड़ हैं उसको दर्शाता है। वन क्षेत्र, वन आवरण, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों शब्द अलग अलग जगहों पे आते हैं और क्योंकि अलग अलग डेटा इसके आगे फैक्ट्स अलग अलग लिखे हुए होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि अलग अलग जगहों से रिपोर्ट आई है इसलिए ये अलग अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। वन क्षेत्र और वन आवरण ये दोनों टर्म्स ही डिफरेंट हैं, इसलिए उसके आगे लिखे हुए आंकड़े अलग हैं। ठीक है, मैंग्रोव क्या होते हैं? ये दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पे दलदल है, जहाँ पे कि पानी और मिट्टी है ना बहुत ही ज़्यादा एक कंडेंस फॉर्म में है, जहाँ पे कि नाइट्रोजन की कमी रहती है, जहाँ पे कीटाहारी पादप पाए जाते हैं, वो मैंग्रोव वनस्पति है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। लगभग 5000 किलोमीटर हो गया है ये। इसके भी स्टेट्स थे, भारत जो अभी वन रिपोर्ट आई है उसके कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है और कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने नहीं देखे पिछले 8 से 10 सालों में, तो मैंने उसको कवर नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अभी भारत में कितना मैंग्रोव वन क्षेत्र है? तो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का।
ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक क्या है? अभी हाल ही में आप अगर चर्चा में देखें तो ये शब्द आपको बहुत ज़्यादा सुनने में आएगा कि कार्बन स्टॉक क्या है। जो भी गाड़ियाँ चलती है, फैक्ट्रीज चलती है, वो कार्बन उत्सर्जित करती है। पॉल्यूशन जो है वो कार्बन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अपने जब कहते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो कार्बन भी उत्सर्जित हो रहा है। पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा घटक है कार्बन। तो वर्ल्ड जो भी इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, ठीक है ना, इस पॉल्यूशन को कम करने के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ये एक डेफिनेशन दी कि आपका कार्बन स्टॉक कितना है, आपकी कंट्री का कार्बन स्टॉक कितना है। मतलब कि आप जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, लेकिन आप ऐसे आपके पास कितना फॉरेस्ट कवर है, या फिर कितना वृक्षावरण है, वनावरण है, या है ना, आपने कार्बन को स्टॉक करने की कैपेसिटी कितनी है। आप जितना ज़्यादा वन लगाएंगे, आपकी कार्बन को स्टॉक करने की कैपेसिटी उतनी ही बढ़ेगी। ये एक डेफिनेशन है, ये टर्म है, ठीक है ना। हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि हमने कौन से पेड़ पौधे हैं और वो कितना कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि ओवरऑल आप इस देश के पास में, इस देश की पूरी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके इतने प्रतिशत भाग पर पेड़ हैं या वनावरण है, तो इसकी कार्बन क्षमता इतनी है। आप समझ रहे हैं, ये ओवरऑल वनावरण और वृक्षावरण को ही डिनोट करता है। जितना ज़्यादा वनावरण या वृक्षावरण होगा उतना ही आपका कार्बन स्टॉक अच्छा होगा। इसके लिए प्रोत्साहित किए जो दुनिया के जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है वो हर एक कंट्री को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना कार्बन स्टॉक की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाइए। तो हम लोग जो वन रिपोर्ट में इसको भी डिनोट करते हैं कि हमारा कार्बन स्टॉक इतना बढ़ गया है, ठीक है। देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2000 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ठीक है। लगभग 80 मिलियन टन की वृद्धि हुई है हमारे कार्बन स्टॉक में। हाँ, अब देखिए, वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है। अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर, और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट से भी, वनावरण से ही लिया जाता है। पारिस्थितिकी देखिए आप, या जो लकड़ी है वो देखिए, बायोमास देखिए, या फिर जो उपजाऊ मिट्टी है जो वनों के बीच में, सारे की सारी जो फैक्टर्स हैं वो कार्बन को स्टॉक करते हैं और वो वनावरण के साथ ही बढ़ते हैं। इसलिए जो ये रिपोर्ट आती है ये वन रिपोर्ट के साथ में आती है, ठीक है। हमने कार्बन स्टॉक देख लिया, लगभग 80 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ये एक भारत की एनवायरनमेंट के लिए अच्छा संकेत है। बांस के वन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, इस वन रिपोर्ट के बारे में भी वन रिपोर्ट के अंदर ही आती है। 2019 में वनों की मौजूदा जो बांस की संख्या है वो लगभग 14,000 मिलियन से बढ़कर 2021 में 53,000 समथिंग हो गई है, ठीक है। 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लास्ट में हम लोग जब समराइज करेंगे इसको तो देखेंगे कि भाई वनों में कितनी वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, बांस में कितनी वृद्धि हुई है, और मैंग्रोव में कितनी वृद्धि हुई है, और कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है। 5 फैक्टर ये देखेंगे। सबसे ज़्यादा किसमें, कौन से स्टेट्स में वृद्धि हुई है, सबसे कम, मतलब जो कमी है, सबसे ज़्यादा कमी वो किस में हुई है। ऐसे 7 से 8 फैक्ट्स में आपकी सारी रिपोर्ट जो है उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के वनावरण में गिरावट। पूर्वोत्तर क्षेत्र के वनावरण में कुल मिलाकर 1020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। मैंने आपको कहा कि उस क्षेत्र में है ही ज़्यादा प्रतिशत के रूप में, तो वहाँ पे कमी भी ज़्यादा हुई है, ठीक है। वहाँ पे भी जहाँ पे थोड़ा सा भी अगर पॉपुलेशन बढ़े या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो वहाँ पे कमी हो जाएगी, ठीक है। कई सारे कंटिन्यूसली जो वन रिपोर्ट है 19 की 17 की, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही कमी होती जा रही है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98 हिस्सा है, लेकिन कुल क्षेत्र का 23.75 हिस्सा है। कुल वन क्षेत्र का 23.75 हिस्सा है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 8% हिस्सा, जो ये 5 पूर्वोत्तर के जो आप 7 सिस्टर्स ले लीजिए, उनका हिस्सा है 7 स्टेट्स का, लगभग 8% है। लेकिन जो वनों का क्षेत्र है
उसमें उनका योगदान लगभग 24% है, 3 गुना ज़्यादा। 8% भौगोलिक क्षेत्र में और वनों के क्षेत्र में लगभग 24%। ठीक है, अब उनके कारण दे रखे हैं कि गिरावट के कारण क्या है। विशेष रूप से भूस्खलन है, बारिश के साथ साथ जो मानव जन गतिविधियां हैं, कृषि है, स्थानांतरित विकासात्मक गतिविधियों का दबाव है और पेड़ों की कटाई उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, आने वाले जो आरएस मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें आपको कई सारे रिलेटेड फैक्ट्स आप जब लिखते हैं तो आपका आंसर अच्छा बनता है। इससे रिलेटेड मैंने चीज़ें इसमें इंक्लूड करी है। ठीक है, अब अपना राजस्थान आ जाता है। राजस्थान का चैप्टर 13 जो है इसमें वन रिपोर्ट में, उसमें राजस्थान को दे रखा है और सबसे पहले इस रिपोर्ट में ये डिटेल दी जाती है, बेसिक जानकारी। हम राजस्थान के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, हमको लगता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो भारत का है, जो साउथ इंडियन है, उनको राजस्थान के बारे में भी बेसिक डिटेल्स दी जाती हैं कि ये राजस्थान है, अब इसकी वन रिपोर्ट के बारे में आप पढ़िए। ठीक है, तो ये देखिए 342 239 आपको सबको पता है कि अपना एरिया क्या है। अर्बन, रूरल और ट्राइबल की पॉपुलेशन जो है वो 75% और 25%। ठीक है, अर्बन 25% रहते हैं, रूरल कितना है लगभग 75% और ट्राइबल कितने हैं लगभग 14%। ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, हर एक तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 200 जो पर्सन है स्क्वायर किलोमीटर, 200 लोग स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे होगी, जैसलमेर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जयपुर में। लाइव जो स्टॉक है वो पॉपुलेशन कितना है, मतलब हमारे यहाँ पे भेड़, बकरियाँ और जानवर ये कितने हैं, मवेशी कितने हैं, 57.73 मिलियन है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट्स, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि है ना पहाड़ी जो जिले कितने हैं राजस्थान में, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे कि आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो 1 या 2 तो सोचते ही होंगे कि या तो सिरोही है या फिर है ना कि वो हिली डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसको भी हिली डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इसका एक क्राइटेरिया है कि कितना % भूभाग जो है एक जिले का पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए, तब उसको हम लोग हिली स्टेट में काउंट करेंगे। तो ऐसा एक भी डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे राजस्थान में नहीं है, तो हिली डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी संख्या है 0। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है 5। ये बेसिक सी जानकारी थी जो कि यहाँ पे हमने उसी जानकारी को इसमें दे रखा है टेक्स्ट में। ठीक है, आप इमेज से याद कर लीजिए, यहाँ से आप रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी कि हाँ, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार हाँ, आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान रखता है। आप ये देखिए कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रीवियस मॉडल पे, अगर प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है उसमें, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रिपेयर किया है, वन रिपोर्ट से हट के भी कई सारी बुक को रेफर करके या प्रीवियस ईयर को पेपर को समराइज करके। ठीक है, वन वाला ठीक है, ये 15वां स्थान रखता है, आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान रखता है। और मुझे जो डिस्कस करना था वो ये था, चैंपियन और सेठ के वन प्रकार वर्गीकरण 1968 में अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन हैं। चैंपियन और सेठ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वनों को क्लासीफाई किया था 1968 में। उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान में 2 ही तरह के वन हैं। हालांकि इसको फर्दर, उन 2 प्रकार के वनों को फर्दर 20 टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया हुआ है, लेकिन मोटे तौर पे अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार से उन्होंने वर्गीकृत किया है राजस्थान में वनों को, तो केवल 2 प्रकार के। ठीक है, और जो 2 प्रकार वो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, जिन्हें आगे 20 प्रकार से भी विभाजित किया गया है। हाँ, ये है भूमि उपयोग। अभी जिसने अगर आरएस का एग्ज़ाम दिया है तो है ना, जिसका प्री क्लियर है और या जिसका क्लियर नहीं है, जिसने सिर्फ एग्जामिनेशन दिया है, उसको पता है कि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आरएस में आते हैं। इस बार भी आया है कि भूमि का उपयोग है राजस्थान में, वो कौन से क्षेत्र के लिए कितना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है जो है 52%। ठीक है, शुद्ध बोया गया जो प्रतिशत है 52.22%। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत के संदर्भ में ऐसे क्वेश्चन राजस्थान में नहीं पूछे जाते हैं कि आप इसको क्रम वाइज जमाइए या फिर है ना सीक्वेंस इनका बताइए, लेकिन राजस्थान के रेस्पेक्ट में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं और डीप में आते हैं कि भूमि उपयोग के
जो भी ये फील्ड है इसको आप सीरीज वाइज जमाइए कि सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग कौन से क्षेत्र के लिए होता है। तो आप देखिए कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है उसके लिए सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग होता है 52.22%, और उसके बाद में अपना आ जाएगा खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपके कृषि योग्य बंजर भूमि। आप 3 याद रखिए, बाकी आपको याद रखना तो रखिए। सबसे ज़्यादा जो भूमि का उपयोग है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के लिए है। हाँ, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें देखो। अजमेर, पाली और बीकानेर। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, अजमेर, पाली, बीकानेर। सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुई है, जालोर, करौली और नागौर। सबसे ज्यादा वृद्धि अजमेर, पाली और बीकानेर। सबसे ज्यादा कमी जालोर, करौली और नागौर। ये 3 लिस्टिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी चल रहे हैं जो आने वाले सारे लगभग एग्जाम है, उसमें से आप देखिए कि एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं 1 रिपोर्ट से। ठीक है, हमने देखा था भारत के लिए VDF, MDF और ODF क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसमें 70% से ज़्यादा था, क्या कैनोपी डेंसिटी जिसमें 70% से ज़्यादा थी। ठीक है, और इसमें कितनी थी 42 70, और इसमें था 10 से 40%। ठीक है, ये कैनोपी डेंसिटी थी इनकी। हाँ, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है वो ओपन फॉरेस्ट है। आप देखिए, सॉरी, सबसे ज़्यादा जो है वो नॉन फॉरेस्ट है, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट आ जाता है। ठीक है, स्क्रब्स को आपने डिवाइड किया था। स्क्रब्स क्या होता है, 10% से जहाँ पे कम कैनोपी डेंसिटी है उसको हम लोग स्क्रब्स कहते हैं, झाड़ियाँ। वन आच्छादन, सबसे ज़्यादा अत्यधिक सघन वन 78.15 जो वर्ग किलोमीटर है, उतने ही हमारे पास सघन वन है, जो कि राजस्थान की भूमि का 0.02% है। सघन वन कितने हैं, सघन वन क्या होते हैं, सघन वन होते हैं जहाँ पे 70% से ज़्यादा कैनोपी हो, और 70 हमारे पास राजस्थान में सघन वन कितने हैं, 78.15 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, 0.02% है। ठीक है, इसी तरह से मध्यम वन कितना है, मध्यम जो सघन वन है वो कितना है, 4368 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का वो कितना हो जाएगा, 1.28%। खुले वन सबसे ज़्यादा है, सॉरी, खुले वन सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, वो है 12,208 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का वो लगभग 3.5% है। वो सबसे ज़्यादा खुले वन, उसके बाद मध्यम, फिर सघन बहुत कम है 0.02%। ये सारे फैक्ट्स हैं। झाड़ियाँ हैं, इसको हमने कैलकुलेट किया है, ये लगभग 1.5% से है। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत जो वन क्षेत्र वाले जिले हमने ये देख लिया। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई थी, अजमेर में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई थी, जालोर में। अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वन है कहाँ, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। इस बार आया था क्वेश्चन RS प्री में, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। सबसे ज़्यादा कहाँ है, लगभग 23.49% वन भौगोलिक क्षेत्र का उदयपुर के 23.49% पे वन है। प्रतापगढ़ के लगभग 23.5% पे वन है। सिरोही के लगभग 17.5% पे वन है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, और सबसे ज़्यादा है ना, राजस्थान के सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले। अब एक तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग होगा, और एक होगा जो भौगोलिक क्षेत्र है। एक पे तो वन ही ज़्यादा है, एक भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसमें वन ज़्यादा है। तो वन ज़्यादा तो जो पुराने वाली साइड थी उसमें, और प्रतिशत के अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है, उदयपुर यहाँ पे भी पहला है, वहाँ पे भी पहला है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी और वनों के हिसाब से भी। वहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या था, प्रतापगढ़। यहाँ पे क्या है, अलवर। ठीक है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे प्रतापगढ़। अब देखिए सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन कहाँ है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ और उदयपुर कॉमन है, एक सिरोही और अलवर में डिफरेंस है, राइट। न्यूनतम वन वाले जिले कौन से हैं, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। ये आया था क्वेश्चन इस बार, चूरू, हनुमानगढ़ और
जोधपुर। सबसे ज़्यादा, सबसे कम कहाँ वन है हमारे राजस्थान में? चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में। चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। ये दोनों उसमें भी कॉमन है और प्रतिशत वाले में भी कॉमन है। देखिए वापस पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं एक बार। सबसे ज़्यादा सबसे राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र का है चूरू, हनुमानगढ़ और ये नॉर्थ वाले डिस्ट्रिक्ट, और एक जोधपुर। और अब देखेंगे प्रतिशत के अकॉर्डिंग, अब जोधपुर सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है ना। जोधपुर, चूरू और जैसलमेर, ठीक है। जोधपुर, चूरू और प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे कम किसमें है? जोधपुर में। कई लोगों ने वहाँ पे जैसलमेर किया इस बार इसका आंसर, जो कि गलत था। सबसे प्रतिशत के अकॉर्डिंग वन की कहाँ पर है? यहाँ पे जोधपुर में। यहाँ अपनी जो वन रिपोर्ट है वो कंप्लीट होती है। राजस्थान के भी संदर्भ में हमने देख लिया, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको, और भारत के संदर्भ में भी देख लिया। अब ये वीडियो हमने लाइव नहीं किया और हमने रिकॉर्डेड किया। इसका रीज़न ये था कि इस वीडियो के बीच में कमेंट्स या उनका आंसर देना वर्थलेस है, क्योंकि ये इससे टाइम बड़ा होगा। ये हम लोग एकदम फिक्स टाइम का बनाना चाहते थे, जिससे कि इसको बार बार देखा जा सके और अपना रिवीजन किया जा सके, क्योंकि 2022 का RSMSSB ने और RPEC ने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो अपनी तैयारी जारी रखें, और इस वन रिपोर्ट से, इस वीडियो से आपको ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि फ़ायदा मिलेगा हर एक एग्जामिनेशन में कम से कम एक क्वेश्चन का। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नामक स्थान, अरे क्लास में पहला यहाँ